क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल के जो डिसीजंस हैं दे आर नॉट इजी। आप अगर पहाड़ों में जाएं तो जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, जो वेजिटेशन आपको 6000 फुट में मिलता था अब वो 8 में मिलता है, जो 8 में मिलता था वो 12 में मिलता है। हम तैयार हैं हर वो चीज करने के लिए जिससे वो समस्या ना पैदा हो जो आप लोगों ने पैदा की है। जो बोलता है ना उसकी आवाज सब लोग सुनते हैं, जो नहीं बोलता उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। तो जब आप किसी ओहदे पर हैं या सरकार में हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं काम करना है। द प्रोड्यूसर जो उस गुड को बना रहा है, जो कि पोल्यूशन लोड में या एनवायरनमेंट लोड को बढ़ा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस लोड को कैसे साइंटिफिकली मैनेज किया जाए और उसके लिए वो क्या क्या कदम उठा सकता है। आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है और पब्लिक वेलफेयर के काम में आपको ये देखना है कि भैया जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो ऐसा तो नहीं कि और मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा। दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक जानी मानी हस्ती मौजूद हैं, मिस्टर अशोक लवासा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अशोक सर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सर ने शुरुआत एक इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में से अपना करियर की शुरुआत की और फिर एसबीआई में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह भी कार्यरत रहे और उसके बाद आईएएस बनने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी काम किया। अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और न जाने कितने ही पदों में सर ने बहुत सारा काम किया है। पहले मुझे लगता है कि आपकी जो बुक्स हैं जो आपने लिखी हैं, जैसे एन अनसिविल सर्वेंट जो आपने 2006 में लिखी, 2021 या 22 में आपने लिखी एन ऑर्डिनरी लाइफ, जो कि आपके फादर की जीवनी के ऊपर बेस्ड है, और रिसेंटली लास्ट ईयर आपने द इकोज ऑफ फेथ जो कि आपने अपनी वाइफ या धर्मपत्नी के साथ वो बुक लिखी है। पहला बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है, व्हाट मेड यू राइट दीज बुक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जर्नी आपकी रही है वो ऑलरेडी बहुत इलस्ट्रीशियस रही है। इतनी जगह पोस्ट में इतना जगह पे काम करने के बाद मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना एक अपने आप में ही बड़ा काम है। तो मतलब एक तो है कि आपने इस तरीके की जो एक्टिविटी में अपना टाइम दिया, उसको कहाँ से आपने प्रेरणा ली, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि एक जनरली हमने देखा है कि जो हीरोइक कैरेक्टर है ब्यूरोक्रेट्स का, वही लोग अपने पुस्तकों में लिखते हैं, बट आपने इस नैरेटिव को भी चैलेंज किया, चेंज किया, एंड यू हैव आल्सो शोन अस एक ह्यूमन साइड की भी आपने उसमें नरेशन हमें प्रस्तुत किया। तो मतलब हम थोड़ा सा जानना भी चाहते हैं कि हाउ हैव यू चेंज दिस नरेशन और कैसे आपने अपना ह्यूमन साइड इस तरह के बुक्स के थ्रू प्रस्तुत किया हम सब लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे बुलाने के लिए, और दूसरा ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं सर, इसके उत्तर के लिए मुझे लगता है कि जो हमारे पास समय है ये पर्याप्त नहीं। मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में आपको जवाब देने की। सर, देखिए, पहली बात तो ये है कि लिखने की दिलचस्पी या एक रुझान ये शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पब्लिश किया है जी, लेकिन हर इंसान अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को दूसरों को सब दिखाने के लिए कोई ना कोई अभिव्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो मुझे लिखने का शौक था शुरू से, और
वो जरूरी नहीं है कि ऐसा आप लिखें कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ें, 2 लोग भी पढ़ें तो बेसिकली आप यू आर कैप्चरिंग योर इमोशंस एट सम पॉइंट इन टाइम। और साथ साथ आप एक वृत्तांत अपना जीवन का लिखते रहते हैं कि कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपके ऊपर छाप छोड़ी। तो दूसरा इसका पहलू ये है कि मुझे चिट्ठी लिखने का, आजकल तो ईमेल का ज़माना आ गया, SMS का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप करते हैं लोग, भूल जाते हैं, वो मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस बन गए हैं, हर एक का कोई कोड बन गया है, इमोजी आ गए, अब तो इमोजीज आ गए। हाँ जी। तो ये सब बेसिकली तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं जी। लेकिन पहले जिस ज़माने में हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो चिट्ठियाँ लिखते थे जी। वो अंतर्देशीय पत्र आता था और पोस्ट कार्ड था और वगैरह वगैरह जी। तो चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक था। और हमारे जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे वहाँ तो एक तरह से अनिवार्य था कि आप हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखें, बिकॉज इट वाज अ बोर्डिंग स्कूल। अपने आर्मी स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, मिलिट्री स्कूल। ओके सर। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ये शौक बढ़ता रहा धीरे धीरे और पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी है। लिटरेचर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, साहित्य का। तो जो पहली किताब लिखी वो 2006 में लिखी, और ऐसा नहीं कि उसके पहले मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसके पहले कुछ छपा नहीं या छपवाया नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो किताब लिखी 2006 की, इसके पीछे एक बड़ी मतलब एक कहानी ऐसी है, बड़ी रुचिपूर्ण कहानी। जी प्लीज सर। कि हम लोग एकेडमी में जब थे, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, तो हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर थे जो यूपी कार्डर के ऑफिसर हैं, श्री रवि मोहन सेठी जी। तो उनसे हमारी अच्छी मित्रता हो गई, चिट्ठियां हम लिखते थे एक दूसरे को। तो कई वर्षों बाद, करीब 2003 में वो उन्होंने सर्विस से रिजाइन कर दिया था और वो अपनी जीवनी लिखना चाहते थे। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि आपने जो चिट्ठियां लिखी हैं वो हमारे परिवार के लिए एक ऐसी अहमियत रखती हैं कि हम साथ मिलके उनको पढ़ते हैं। वाह, सोवेनियर टाइप का है। जी। तो क्या आप ये लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो फिर वो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उन्होंने अपनी जो भी बातें कहना चाहते थे उनको रिकॉर्ड कर दिया और मुझे दे दिया। फिर 2-3 वर्ष लगे मुझे उसको लिखने में। तो एन अनसिविल सर्वेंट जो किताब है जी, वो दरअसल उनके जीवन और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, किस किस्म से वो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आए, कैसे उनको ये महसूस हुआ कि इस देश ने उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जिससे एक बहुत मध्यम वर्ग के तबके से आए हुए इंसान ने इतनी कामयाबी हासिल की। और जैसा आप जानते हैं कि सर्विस में भी वो एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, उसका रिजाइन करके उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो पहला ये एक्सपेरिमेंट था लिखने में। दूसरा जो लिखा है एन ऑर्डिनरी लाइफ, जैसा आपने बताया कि वो किताब दरअसल निकली है, मेरे पिताजी ने डायरी लिखी थी और वो छोटी सी डायरी थी। इन द लास्ट 4 years ऑफ हिज लाइफ, ही पास्ड अवे इन 2003। तब उनकी उम्र 79 साल की, 79। तो उन्होंने अब आखिर के 3-4 साल में उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा, और वो इसलिए जरूरी था कि हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे। क्योंकि वो 5 साल की या 6 साल की उम्र थी जब उनके मदर की डेथ हो गई, 8 साल की उम्र थी जब उनके फादर की डेथ हो गई। तो वो एकदम से सेल्फ मेड मैन, और कभी मौका ही नहीं लगा कि भाई बैठ के उनसे बात करें। हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, वो अपने काम में मसरूफ रहते थे। तो जब ये डायरी मैंने पढ़ी उनके जाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक कैरेक्टर है जो किसी ऑथर को ढूंढ रहा है। तो इस तरह से मतलब प्रेरणा हुई, और
उसमें जो कहने की बात ये जो मतलब दो मुख्य बातें मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि वो एक किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, उस जनरेशन की क्या वैल्यूज थी जी, वो जनरेशन जिंदगी के संघर्ष को कैसे फेस करता जी, और अपने सिद्धांतों का कैसे पालन करता जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने सिद्धांतों को पकड़ के रहिए और जीवन में कुछ ना करिए, लेकिन एक समन्वय, आप कामयाबी भी हासिल करें लेकिन अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो वो एक पूरे जनरेशन की कहानी है जी। और तभी इस किताब का नाम एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन जी जी। और दूसरी जो चीज मैं इस किताब के जरिए लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम समझते हैं कि महान लोग जो है, तो महानता क्या होती है? क्या पॉपुलर होना या फेमस होना महानता है? अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने जीवन को एक दृढ़ता के साथ, एक प्रिंसिपल्स के साथ जीना और अपनी जीवन शैली से दूसरों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना जी जी। भाषण से नहीं, कि जीवन शैली अपने आप में एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल जी जी। और ऐसा मैंने जब ये किताब लिखी और जब सबसे ज्यादा मुझे फीडबैक ये मिला इस किताब से, सबने पढ़ के कहा कि मुझे भी लगता है कि हमारे घर में एक ऐसा इंसान है। बिल्कुल सही। या मुझे भी लगता है कि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी है, जी जी, गांव में ऐसा आदमी है जिसके पास लोग जाते हैं अपनी बातें सुलझाने के लिए या उसकी मिसाल देते हैं कि देखो उन्होंने ये किया। तो ये मतलब मैं दिखाना चाहता था कि महानता का मतलब ये नहीं कि ये लोग बहुत पॉपुलर थे, लेकिन ये लोग जो कुछ इन्होंने किया वो एक मिसाल अपने आप में। और मैं समझता हूँ कि पूरे जिंदगी जो है, जीवन जो है, दुनिया जो है, वो ऐसे ही लोगों के काम पे टिकी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी किताब जो है वो इकोज ऑफ फेथ, जैसा आपने बताया, वो एक तरह से ये है जैसे ये साधारण इंसानों के बारे में जी, वो है ऐसी साधारण जगह जो हमने पिछले 30-35 साल में विजिट की है और उन जगहों से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। धर्म जरूरी नहीं है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, इमोशंस, हाँ इमोशन, विश्वास, जो भी विश्वास, फेथ। हाँ, तो उन जगहों की कहानियां क्या है, क्यों उस जगह से लोग इतना लगाव रखते हैं, क्यों ये समझते हैं कि ये जगह बहुत पावरफुल है। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अगर आप उत्तराखंड में चले आए तो वहां एक अल्मोड़ा में आसपास के इलाके में जी, गोलू देवता के नाम से मशहूर है। अच्छा, अब हो सकता है आप राजस्थान में जाएं तो गोलू देवता कोई नहीं जानता हो जी जी, लेकिन उस इलाके में इतनी मान्यता है जी जी जी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई काल्पनिक इंसान है जी, वो कुछ 400 साल पहले पैदा हुए एक राजा हैं जो अपने इंसाफ के लिए जाने जाते थे। वाह। तो धीरे धीरे अब ये हो उनके प्रति श्रद्धा ऐसी बढ़ी कि उनके मंदिर बने। अब वहां उस मंदिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि जिस इंसान को कोई तकलीफ हो तो वो एक दरखास्त लिख के देता है। अच्छा, हाँ, अर्जी लिख के देता है और वहीं पे लगा देता है और फिर वो जब उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए हाँ, तो वो अर्जी और एक घंटी उस मंदिर में टांग देता है जाके। अरे वाह। तो उस वहां आप जाए तो आपको दिखेगा कि हजारों वहां पर इस किस्म के पर्चे लटक रहे हैं और घंटियां लटक रही हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह। जी जी जी। तो उन जगहों की कहानियां क्या है, और एक तरह से ये एक ओरल ट्रेडिशन है हमारा। और ये कहानियां जरूर नहीं कोई वेल रिसर्च्ड हो या कहीं लिखी हुई हो, लेकिन एक लोग कहते हैं एक दूसरे को, किंवदंती जिसको कहते हैं, और इसी तरह से चलती हैं चीजें। तो उसको हमने सोचा कि एक
छोटे छोटे 3-4 सफ़ों में एक एक जगह के बारे में लिख के और लोगों को बताया जाए कि क्यों इतनी मान्यता रखते हैं लोग उस जगह को। तो उस तरह से ये किताब लिखी गई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक और मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन है। जैसे मुझे लगता है कि मैंने एन ऑर्डिनरी लाइफ अभी रिसेंटली पढ़ी, तो बिहेवियरल चेंज जब हम लोग सर देखते हैं, मतलब जैसे मैं अपने बाबूजी से सीखा, और जैसे आपने भी बताया कि अनकम्प्रोमाइज्ड होना एट एनी कंडीशन, हम आपके अपने प्रिंसिपल्स पे आप कायम रहें, ये एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं जो हमने सीखी और आपने अपनी बुक में लिखी अपने फादर या बाबूजी के बारे में। अब जो करंट जनरेशन है, मतलब अब हमारे वाले जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट दे हैव ड्रॉन, उसके बारे में कुछ आपका मतलब कुछ फीडबैक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग जब अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो मतलब हम लोग इमोशनली इतने कनेक्ट शायद नहीं होते थे। हम लोग देखते थे कि हाँ वो इतना मेहनत कर रहे हैं, और घुलते मिलते भी नहीं थे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। अब जाकर के वो बातचीत शुरू हुई है, जब अब वो मतलब माय फादर इज़ 80 इयर्स ओल्ड नाउ, तो अब वो जाकर के बातचीत शुरू हुई है, मतलब हमें लगता है उनके पास समय है। और अब हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर वेरी क्लोज, बिल्कुल जो जैसे आप देखिए ना, मतलब हगिंग हो गई, ये सब चीज़ें हो गई वेरी कॉमन, जो उस समय एक अनकॉमन बिहेवियर होता था। तो इसका मतलब है कि जनरेशनल लेवल पे जो चेंजेस हैं वो बहुत ही विजिबल हैं। पहले प्रिंसिपल्स थॉट्स आप लोगों को करते हुए देखते थे, बट अब जो एक्ट्स में भी हैं, बॉडी वाइज भी बहुत सारी चीजें मतलब रिफ्लेक्ट होती हैं। एनी फीडबैक ऑन दिस चेंज? आपकी बातों से 3-4 चीजें मेरे जहन में आई सर। तो एक तो ये है कि अब थोड़ा इनहिबिशन कम हो गया जी, जो संकोच पहले होता था। हाँ कि भाई मैं अगर ये करूंगा तो कोई क्या सोचेगा, या मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेगा। तो एक तो वो संकोच था, और एक समझ थी कि हमको अपने ही दायरे में रहना चाहिए। अब थोड़ी दुनिया खुल गई है जी, तो इनहिबिशंस लोगों के बहुत कम हो गए, और खास तौर से अपने खुद के जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने में लोग झिझकते हैं। जी। दूसरी चीज ये है कि संपन्न ज्यादा हो गए लोग, जी, साधन ज्यादा मिलने लग गए जी। तो ऐसा भी नहीं है कि पहले जो अभाव में लोग जीते थे, तो एक अभाव जिंदगी में कम हो गया, और सुख सुविधा के साधन, सहूलियत जिसको आप कहें, सुख तो पता नहीं कितना है, सहूलियत हो गई। हाँ, तो वो चीजें ज्यादा आजकल उपलब्ध होती है, तो उससे थोड़ा लाइफ में ईज हो गया, टेंशन कम हो गया। मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे पहले रोजगार के लिए बहुत बड़ा टेंशन होता था लोगों कि भाई अब करेंगे क्या, चलो पढ़ाई कर ली, अब क्या करेंगे, नौकरी करना जरूरी है, और उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो लोग नौकरी पाने के लिए भटकते थे, कोशिश करते थे, अच्छी नौकरी मिले, फिर इज्जतदार नौकरी मिले। सही कह रहे हैं। तो उस वक्त ये था कि पैसा तो ज्यादा मिलता नहीं था किसी भी, लेकिन लोग समझते थे कि भाई एक ऐसी नौकरी होनी चाहिए जो सिक्योर हो और जिसको इज्जत से देखे लोग, जैसे सरकारी नौकरी को लोग इज्जत से देखते थे। तो ये दूसरी चीज है कि अब वो एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। कोई भी काम मिलता है करो, पैसे कमाना चाहिए, वो जरूरी है, और रख रखाव, रहन सहन, कपड़े पहनने के जो मिलते हैं लोगों को, आप कह नहीं सकते किसी को उसके कपड़े देख के कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि जो कंटिन्यूएंस, जिसकी रेलेवेंस जी, चाहे कितनी जनरेशन बदल जाए, एक तो ये कि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको जो काम करना है उसका जो तरीका है काम करने का,
उसको आप सही रास्ते से उस तरीके को अपनाइए। नाइस। अब उसके 2-3 मायने हैं। एक मायना तो ये है, इस कतई ये मायना नहीं है कि आप दकियानूस हो, कि जो ढर्रे पे चल रहे हो उसी पे चलो, ये मतलब नहीं। ओल्ड स्कूल नहीं होना चाहिए, ये नहीं जी। लेकिन एक प्रोसेस होता है, जैसे आप इंजीनियरिंग में जी, उसका एक प्रोसेस है। आप बिल्डिंग बनाते हो, आपने आर्किटेक्चर पढ़ी है, तो भाई वो सीमेंट को सेट करने में एक टाइम लगता है जी। जो पहले कबीरदास ने कहा था ना कि माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल। जी जी जी। तो आप ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के जरिए या जल्दबाजी अपनी उतावलापन की वजह से ये सोचे कि ये हर चीज जल्दी हो जानी चाहिए। तो जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उस प्रोसेस में जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक और बहुत अहम चीज है जो मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि जो सबने पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कितने लोग इसको अप्लाई करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो जो लफ्ज है कि पॉलिसी, तो पॉलिसी का मतलब जज्बात तो नहीं होता। तो आप अगर ईमानदार होना चाहते हो तो आप जज्बाती हो कि ईमानदार मत, नहीं, सोच समझ के जी। और अगर आप पॉलिसी या नीति जिसको कहते हैं, वो नीति बनती है हर पहलू के ऊपर विचार करने के बाद। आपके पास 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर ऑल्टरनेटिव का आपने प्रोज और कॉन्स एग्जामिन किया, इवैल्यूएट कर लिया, और फिर आपने देखा कि यार मेरे लिए ये एक चीज सबसे बेस्ट है। तो वो मतलब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सारी चीज को इवैल्यूएट करने के बाद आप ये रियलाइज करोगे कि भैया सही रास्ता, ऑनेस्टी वाला रास्ता ही अच्छा रास्ता है। लेकिन उसके लिए एक चीज समझना बड़ा जरूरी है, और वो मैं समझता हूँ, मतलब मैं हर जगह इस बात को दोहराता हूँ कि देखिए, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लोग आपकी तारीफ करेंगे या आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो अगर आपकी एक ईमानदारी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, वो खुश नहीं होगा आपसे, और अगर ऐसे ज्यादातर लोग हुए जो आपकी ईमानदारी से खुश नहीं है, तो हो सकता है आपको हर्जाना भी भुगतना पड़े उसको। सही बात है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो जो सोच समझ के ऑनेस्ट होता है, वो हर्जाना भुगतने के लिए तैयार होता है। और जब तक आप हर्जाना भुगतने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं ईमानदार। कि आप ये सोचोगे अरे यार ये तो मेरे को नुकसान हो गया, तो क्या फायदा इस ईमानदारी, तब वो कुछ एक कमजोर कमिटमेंट है। लेकिन इट इज लाइक लेबर पेन, इस किताब में मैंने ये, जी जी, मुझे वो है सर। तो अगर लाइफ क्रिएट करने के लिए लेबर पेन होना जरूरी है, इसी तरह से पूरी एक ईमानदारी के काम को अंजाम देने के लिए अगर आपको कोई कीमत चुकानी है तो वो जरूरी है, लाजमी है, वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है उस जर्नी का। बहुत बढ़िया। एक सर, मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड, आपकी राइटिंग में जो आप शब्दों का यूज करते हैं, चयन करते हैं, मतलब मुझे ऑल्सो फील होता है दैट यू आर वेरी सेंसिटिव टू द सब्जेक्ट। हर चीज़ को गहराई से समझना, और उसको मुझे लगता है कि जमीन से जुड़े हुए चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से रियलाइज करना, ये भी जरूरी है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, जैसे सिंस यू हैव बीन टू डिफरेंट रोल्स, आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी देखा है, जब इस तरह के रोल्स देखते हैं जहाँ पे एक तरफ का जो इंटेंट है वो दूसरा है और उधर वो इन्वायरमेंटल सेंसिटिवनेस की बात होती है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग आता है कभी कभी ऐसा? बिल्कुल। इनफैक्ट जो पब्लिक सर्विस है जी, खास तौर से अगर आप सरकार में हैं जी, तो हमेशा
कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही आपका रोल है। मुख्य कार्य आपका ही है। जो भी आप क्षेत्र ले लें, पहली बात तो यह है कि ओवरऑल ढंग से कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कोई गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं, कोई किसी जात के हैं, कोई किसी जात के हैं, किसी की मान्यता कुछ है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, जी, डिस्पैरिटीज है सोसाइटी, डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी के अलावा डिस्पैरिटीज भी है, जी, डिस्पैरिटी। तो जब आप किसी ओहदे पर हैं या सरकार में हैं, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं काम करना है, आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। और पब्लिक वेलफेयर के काम में आपको ये देखना है कि भैया जो मार्जिनलाइज लोग हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि और मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा। तो तभी जैसे मतलब मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर जिसको हम कहते हैं, या जो गांधी जी कहते थे कि थिंक ऑफ द लास्ट पर्सन इन द लाइन, सही बात है, उसका मतलब ही ये है। तो उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपने ऐसे एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री की बात की, जाहिर है अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है मिसाल के तौर पर, या कोई और इंडस्ट्री लग रही है और वहां पर लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, या मान लीजिए उसके आसपास में कोई एक नदी बहती है, जी, तो वो उसका डिस्चार्ज कहीं वहां तो नहीं करेगा। और आपको ये देखना है कि जो लोग उस नदी का इस्तेमाल करते हैं वो सदियों से उसके ऊपर निर्भर है। तो ये जो एक यूनिट आ रही है, जो कि हो सकता है जरूरी हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, उसके लगने की वजह से उस नदी के ऊपर कोई नुकसान हो रहा है, उस नदी के ऊपर जो लोग निर्भर करते हैं उनका नुकसान हो रहा है, और वहां जो नहीं है, जो नीचे रहते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये आपको बैलेंस करना जरूरी है। अब इस बैलेंस में है क्या? अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो भी वेस्ट उसके अंदर डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको ट्रीट करके डिस्पोज करें, तो पहले तो आपके स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। वो जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि भाई जहां मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं, अगर 90 में काम चल जाता है तो चला लूं, वो अपना इंटरेस्ट सोच रहा है, जी। और आपको ये देखना है कि अगर वो 10 रुपए और उसके खर्च हो जाए तो उसको कोई बहुत नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है, जी। ये बैलेंस करने की जरूरत है। नाइस, आई थिंक बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है कि कहीं ना कहीं जो लोग जो बेसिकली मे बी आई थिंक डायरेक्टली इफेक्टेड या इफेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इफेक्टेड है, आई थिंक उनको किसी दूसरे के बेनिफिट से नुकसान ना हो, ये बहुत जरूरी है। वेरी नाइस है। और मैं एक बात और भी कहूँ, जो ओवरऑल, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्विस की बात की, जी, देखिए क्या है कि जो बोलता है ना उसकी आवाज सब लोग सुनते हैं, जो नहीं बोलता उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि हो सकता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बोले, हो सकता है उसके अंदर वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो आपके सामने आके अपनी का दर्द बयान कर सके, या हो सकता है वो इतने हजारों लोग हैं कि कोई एक आवाज उनमें नहीं है। लेकिन जो समृद्ध लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी न किसी के जरिए, जी जी जी, वो अपनी सही गलत बात आपके सामने रख सकते, पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर है कि अगर उन्होंने आपको कोई ऐसी बात कही जो आपको सही लगती है तो आप समझोगे कि हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, हाँ, जिसको आपकी एक्सेस नहीं है, वो आपकी एक्सेस नहीं है, जी। तो आप ये नहीं समझ सकते कि भाई मैं, जैसे मिसाल के तौर पर पावर मिनिस्ट्री, जी, तो कोई आप ये समझे कि यार पावर मिनिस्ट्री है तो अगर जो जनरेशन कंपनीज हैं या ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनका देखभाल करना तो आपकी जिम्मेदारी है, उनकी फेवर में पॉलिसी बनाना आपकी जिम्मेदारी है, जी।
और इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि है आपकी जिम्मेदारी। जी। व्हाट अबाउट द कंज्यूमर्स? हम्म वो जो करोड़ों लोग उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनकी उन दुख दर्द या जो फैसला आप इनके फेवर में ले रहे हो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 50 लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं जो बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं या बड़ी बड़ी लाइनें बिछाते हैं जी तो उनकी बात आप सुन सकते हैं जी लेकिन जो करोड़ों लोग हैं जो जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा जी वो कौन सुनेगा? जी जी जी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनकी सुने, लेकिन जब भी आप कोई ऐसा निर्णय करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया वो जो करोड़ों लोग हैं जो बोल नहीं रहे मेरे सामने, उनका एटीट्यूड, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका हित कौन सेफगार्ड करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसी उसमें सर एक और मुझे लगता है कि जैसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब आप उस मिनिस्ट्री में कार्यरत थे, जैसे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री MOFCC में, तो मतलब उस समय के हिसाब से जो आपने पर्टिकुलर कोई एग्जांपल मतलब आप भी उद्धृत कर सकते हैं जो कि उस समय के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया गया हो, बट अगर आज लुक बैक करें या आज पीछे मुड़ करके देखें तो आपको लगता हो कि हाँ वो शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जो कि शायद उस समय लगता था। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज हमने देखे हैं, आपने हमसे बहुत ज़्यादा देखा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको लगता है कि मतलब 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जैसे आप ये देखें कि हिंदुस्तान में जो ईंधन हम गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, तो ये उस वक्त इसको भारत स्टेज 3 या स्टेज 4 का हम इस्तेमाल करते जी हैं। जी जी ठीक है, उसके पहले लेड हमारे पेट्रोल में कुछ ज्यादा होता था, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती गई जी। तो एक टाइमलाइन बना रखी थी सरकार ने कि हम धीरे धीरे स्टेज 3 से 4 पे पहुंचेंगे, 4 से 5 पे पहुंचेंगे, 5 से 6 पे पहुंचेंगे। तो जब मैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में था और उस वक्त क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस भी हमारे सिर पे थे जी, तो उस वक्त ये विचार, और काफी एनवायरमेंटलिस्ट, ये मतलब मेरा विचार नहीं है लेकिन काफी एनवायरमेंटलिस्ट को भी ये लगता था कि भाई क्या हम स्टेज 4 से सीधा स्टेज 6 पे जा सकते हैं, और वो जो काम हम 8 साल में करना चाहते हैं क्या वो हम 4 या 5 में कर सकते हैं। तो ये काफी विचार इसमें हुआ और बहुत ऑपोजिशन भी हुआ, जाहिर है, क्योंकि जिन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को इन्वेस्टमेंट करना था या रिफाइनरीज को इन्वेस्टमेंट करना था फ्यूल को इम्प्रूव करने के लिए या ऑटो वालों को अपने इंजन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको लगा कि भाई इतनी एक्सेलरेटेड तरीके से हम कैसे बिल्ड करेंगे। लेकिन उस वक्त एक माहौल बन गई, माहौल बना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग राजी खुशी से इसको मान गए लेकिन वहीं पे सरकार का एक दृढ़ता सामने आती है। सरकार ने निर्णय किया कि नहीं, ये एक्सेलरेशन हम करेंगे और 2024 की जगह हम इसको 2021 या 20 से लागू कर देंगे, और वो हो गया। इसी से ऑपोजिट आप दूसरा एग्जांपल लीजिए कि हिंदुस्तान में जो पावर प्लांट्स है इनके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के नॉर्म्स नहीं थे, सॉक्स नॉक्स, मर्करी। तो बहुत विचार विमर्श के बाद उस वक्त ये हुआ कि भाई इसके नॉर्म्स होना बड़ा जरूरी है। तो नॉर्म्स बने, दिसंबर 2015 में नोटिफाई हुए, 6-8 महीने पहले कंसल्टेशन हुआ सबके साथ। अब जाहिर है कि वो एक मुश्किल काम, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसके अंदर इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं उसकी बात थी, फिर उसके ऊपर ये था कि भाई इसका इम्पैक्ट टैरिफ में क्या पड़ेगा। लेकिन सब चीज सोच समझ के एक निर्णय लिया सरकार ने कि ये नॉर्म्स होंगे, इनको 2 साल में लागू किया जाएगा, फलानी यूनिट्स इतने दिन में करेंगी, फलानी। लेकिन वो धीरे धीरे 1 बार, 2 बार, 4 बार उसको एक्सटेंड करके, और अब हाल ही में आपने देखा होगा कि वो पूरी नीति सरकार ने बदल दी है। कुछ स्टडीज की है, नीरी ने स्टडी किया है, IIT ने स्टडी की है, उसकी वजह से वो अब रवैया अपना दिया। करीब 75 से 80% पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनको उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है।
तो ये वक्त वक्त पे निर्णय लिए जाते हैं। कई जगह सरकार बहुत संकल्प दिखाती है, उसको लागू कर देती है। कई जगह इंडस्ट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर देती है, कन्विंस कर देती है। वो नॉर्म्स को हमने रिलैक्स कर दिया। और तीसरा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR जी। तो जिन 2014-15 में जब ये EPR की बात थी, तो एक बड़ी नई सी बात थी जी कि भाई ये क्या है भला, ये EPR मैंने रेफ्रिजरेटर बना दिया, मैंने बेच दिया, मेरे ऊपर अब क्यों लाद रहे हो कुछ ई वेस्ट वाला जो कंपोनेंट किसी भी चीज, हाँ किसी भी चीज में। लेकिन अगर आप सवाल देखें, इसके धारणा देखें, इसके पीछे सिद्धांत है, भाई आप शैम्पू बनाते हो और छोटे छोटे पाउचेस में शैम्पू डालते हो, इस वजह से कि वो आदमी जो जिसके सिर्फ 10 रुपए हैं वो भी आपका शैम्पू खरीद सके, तो वो जाके पूरे हिंदुस्तान में, पहाड़ों में, नदियों में, सब जगह उतने छोटे छोटे पाउच जा रहे हैं जी। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये एक कंसेप्चुअल चेंज कि द प्रोड्यूसर जो उस गुड को बना रहा है, जो कि पोल्यूशन लोड में या एनवायरनमेंट लोड को बढ़ा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस लोड को कैसे साइंटिफिकली मैनेज किया जाए और उसके लिए वो क्या क्या कदम उठा सकता है जी। तो अब उस बात को 10 साल हो गए, किसी किसी ढंग से ये इम्प्लीमेंट हुआ है और इसके नॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी मुश्किल है जी, ऐसा आसान नहीं, बहुत मुश्किल है सर, बिल्कुल। और इनके नॉर्म्स इवॉल्व करना, इसके लिए पूरी एक चेन क्रिएट करना, उसको फिर एनफोर्स करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसे डिसीजंस जो लिए जाते हैं, इनके फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं और होते हैं। तो ये 3-4 मैंने मिसाल दिया। वही नहीं सर, मतलब एक पॉइंट जो इसी पॉइंट से मैं एज ए क्यू लेता हूँ, और जैसे आपने बताया कि क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल के जो डिसीजंस हैं दे आर नॉट इजी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इनिशिएटिव जो कि आपने, मतलब यू वर द फ्लैग बियरर, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में यू आर इन्वॉल्व्ड सर, और मुझे लगता है कि उस तरह की जो क्लाइमेट निगोशिएशंस होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा सब्जेक्ट है या डोमेन है जो कि बोला जाए कि नहीं मेरी जैसे खराब है, आपकी जैसे खराब है, मतलब यू कैन ऑलवेज हैव दैट डिस्कशंस एंड निगोशिएशन एंड ब्लेम एंड एवरीथिंग, बट मुझे पर्सनली भी लगता है एज ए प्रोफेशनल इस एरिया में काम करते हुए कि ये एक कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर मैं आर्गुमेंट्स पे आऊँ या निगोशिएशन करूँ तो शायद एक अपने आप में एक टफ गेम होगा। How difficult these negotiations were for you जब आप उस टीम को लीड कर रहे थे या हिस्सा थे उसके? देखिए, it's not easy at all जी, क्योंकि whether you like it or not, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग पावर है, और जितना एजेंडा दुनिया में चलता है इंटेलेक्चुअल या इस किस्म की जो प्रॉब्लम है, उनको कहीं कहीं से ड्राइव किया जाता है। एंड व्हेन आई से ड्राइव, नॉट इन द नेगेटिव सेंस जी, मतलब क्लाइमेट चेंज एक समस्या है जी। आज से हो सकता है 70 साल पहले, 60 साल पहले किसी कोई डिस्कस ही नहीं करता था, बिल्कुल। तो ये क्लाइमेट चेंज है क्या, एज अ साइंस और एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, इसको कहीं इवॉल्व किया गया कि इसको हम समझें और फिर उस समझ को शेयर करें लोगों से जी, तभी ये एक ग्लोबल एजेंडा बना जी, सब लोग समझे। मतलब आप जहां रह रहे हैं जी, चाहे आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में रह रहे हो 8-9 हजार फुट पे, या आप चेन्नई के कोस्ट पे रह रहे हो, आप महसूस करते हैं जी, बिल्कुल, कि तकलीफ क्या है। हाँ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये एक इस की ग्लोबल कारण क्या है। मैं जो कष्ट पा रहा हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कोई और जिम्मेदार होगा, लेकिन कष्टों में पा
तो इस साइंस को इवॉल्व करने में और इस नॉलेज को इवॉल्व करने में काफी टाइम लगा। अब आप आइए दूसरी बात के ऊपर कि भाई अगर ये चीज समझ में आ गई कि इस कार्बन स्पेस में 200 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं और पता चला कि भाई 150 स्लॉट्स ऑलरेडी भर चुके हैं। अब जो आप बाकी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड है जो डेवलप नहीं हुआ है, आपके लिए आपकी आबादी तो 75% है या 80% है, लेकिन स्लॉट्स तो सिर्फ 50 बचे। तो क्या आप विकास होगा आप लोगों का या नहीं होगा? या आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं भैया जो हो गया वो ठीक है और अब क्योंकि इतनी बड़ी समस्या पैदा होगी दुनिया में इसलिए संभल के चलो। और यही पूरा क्लाइमेट चेंज के डिबेट के पीछे शुरू से ये समस्या रही है। और जब क्योटो प्रोटोकॉल बना 90s के अंदर, यस सर, और लागू हुआ, इस चीज को रिकग्नाइज किया गया कि दुनिया में अलग अलग किस्म के देश हैं जिनके जिम्मेदारी अलग अलग है। जिम्मेदारी का मतलब है दोनों, पिछली भी जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं और आइंदा जो चीज इंप्रूव करनी है उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो एनेक्स एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज में डिवाइड कर दिया दुनिया को। एनेक्स कंट्रीज को कहा गया कि भाई आप अपना मिटिगेशन करो, जितना आप कार्बन रिलीज करते हो एमिशंस उसको आप कम करो। और नॉन एनेक्स कंट्रीज को कहा कि आप भी कोशिश करो, आपके ऊपर टारगेट कुछ नहीं है। तो द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज इज वेल रिकग्नाइज्ड। यही चीज धीरे धीरे आते पेरिस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी। और इसको मतलब अगर टेक्निकल वर्ड इसका देखें उसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है। हाँ। तो वो कैसे लागू होगी? तो पेरिस में क्या हुआ कि सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट हुआ पेरिस से पहले कि हर कंट्री एक अपना जिसको कहते थे इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन INDC, यानी कि आप इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट आप बनाओ और उस डॉक्यूमेंट को बना के UNFCCC के अंदर जमा करा दो, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हिंदुस्तान ने भी, मुझे याद है 2 अक्टूबर 2015 को हमने अपने INDCs बना के दिए, गांधी जी का जन्मदिन। और हमने अपनी INDCs में ये बात कही कि हम अपनी जो इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, उस इंटेंसिटी को 33 से 35% कम करेंगे 2030 तक with 2005 as the benchmark. That was number one. Number two was that जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो हम कोशिश करेंगे कि 2030 तक 40% कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से आए, नॉट फ्रॉम कोल और लिग्नाइट और गैस, नॉन फॉसिल फ्यूल विच इंक्लूड्स हाइडल एंड रिन्यूएबल। ये दूसरा हमारा टारगेट था। और तीसरा था कि भाई 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। ये 3 मेन मेजरेबल टारगेट थे। इसके अलावा इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने ये कहा कि अडेप्टेशन के लिए जरूरत है काम करने की, जिसने ये कहा कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इस किस्म की चीजें हमने उसमें कही। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिला कि जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा वो एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था। 2014 में जब मौजूदा सरकार पहली बार आई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, जैसे, और उसमें से 100 गीगावाट सोलर होगी, 60 विंड होगी और 15 बायोमास। तो
उस वक्त लोगों को लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ह्यूज। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो मुझे लगता है 1992 में हमारे पास 4 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी थी। जी जी। और धीरे धीरे वो बढ़ के 40 हुई, फिर 400 हुई, लेकिन 2014 में भी हमारे पास कुछ भी नहीं था जी। तो सडनली एवरीवन थॉट कि ये कैसे हो सकता है। और मुझे याद है जब हमने अनाउंस किए थे ये टारगेट्स, तो ये सवाल पूछा गया, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने खड़े होकर ये सवाल पूछा, अच्छा, कि जी ये इतने ज्यादा गीगावाट आप कह रहे हो, कैसे पैसे कहाँ हैं आप? और मुझे याद है हमने उनको ये कहा कि देखिए सरकार का काम होता है नीति बनाना, और सरकार का काम ये भी होता है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट क्रिएट करना, और उसके लिए जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का काम करना है उसको तैयार करना। जैसे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपको एक ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत है, या आपको ये जरूरत है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी खरीदें, उसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। और अब हम आपको एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आइए इन्वेस्ट करिए। और ये देखिए आज की तारीख में अब गवर्नमेंट ने वो 40% को 50% टारगेट कर दिया है, और 50% टारगेट अभी मैंने अखबारों में पढ़ा ऑलरेडी अचीव हो भी चुका है। हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका लगभग 50% या शायद 50 से थोड़ा ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से इस वक्त ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड, तो वो हम अचीव कर चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका मेरे ख्याल 80 to 90% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, मतलब मार्केट अपने आप में डेवलप हो गया है। यू राइटली मेंशन कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम नीतियां बनाना है और मार्केट को मे बी आई थिंक इनेबल करना है, और मे बी आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कि बाहर की भी कंपनीज हैं, डोमेस्टिक मार्केट की भी कंपनीज हैं, दे हैव कम हियर। और उस वक्त जो आपने पेरिस के बारे में पूछा जी, तो देखिए उसमें कॉन्फ्लिक्ट यही था जी कि आप कैसे बाकी कंट्रीज को ये कन्विंस कर सकते हैं जी कि जो आपकी जरूरत है वो भी बहुत अहम है जी। और हमारा पूरा एफर्ट पेरिस के अंदर और पेरिस से पहले यही एक केस बनाने का था कि भाई देखिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड, वो जैसे इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उन दिनों 900 यूनिट्स पर कैपिटा था जी पर ईयर जी, जो दुनिया का एवरेज था वो 2800 यूनिट्स था जी। तो आप 1/3 यूनिट कंज्यूम करते थे जी। और जो OECD कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका 15,000 15,000। वाह। तो हम उनको ये कहते थे कि भाई आप ये देखिए कि इतना फर्क क्यों, और अगर हम एक एस्पायरिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इलेक्ट्रिसिटी की तो आवश्यकता है ही। आखिरकार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसके बेनिफिट उठा के आप सबने तरक्की की है, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगर एक मेन ड्राइवर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी की तो हमको आवश्यकता है। हम तो 130-140 करोड़ लोग हैं, तो हम अगर ग्रो होंगे इकोनॉमिकली तो हमको बिजली की तो आवश्यकता है, जरूरत रहेगी। अब आप ये बताओ कि वो बिजली हम कहाँ से लाएं? हम तैयार हैं हर वो चीज करने के लिए जिससे वो समस्या ना पैदा हो जो आप लोगों ने पैदा की है। करे कैसे ये आप बताओ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो हमको मुहैया कराइए, और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा अगर कॉस्ट लगती है तो कुछ फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करिए। बिल्कुल। हाँ, सब्सिडी लफ्ज हमने कभी नहीं इस्तेमाल, हमने कभी दुनिया में ये नहीं कहा कि आप हमको मुफ्त का पैसा दे, हमारा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आ जाए। फाइनेंसिंग और सिर्फ इस वजह से कि आपके पास टेक्नोलॉजी है जो बेनिफिशियल एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के आप इंटेलेक्चुअल चार्जेस या उसका जो ट्रेडमार्क है या जो भी उसके आईपी राइट्स हैं
उसके पैसे हमसे बहुत ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट मत करो। विच इज अ वेरी रीजनेबल आस्क। वो तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना कि वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। जी। तो खैर सेटिस्फैक्शन तो ये था कि हिंदुस्तान को पहली बार पेरिस क्लाइमेट चेंज में लोगों ने ये कहा कि भाई ये कंट्री डिटरमिन्ड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, पॉजिटिव है, कोलैबोरेटिव, अड़ंगा नहीं लगाना चाहती, क्योंकि पहले हमारी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव थी हिंदुस्तान की। इंडिया समहाउ वाज ट्रीटेड एज एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट कंट्री, जी। बट वो दैट नैरेटिव गॉट चेंज्ड। जी। एंड आई थिंक वी वर एबल टू आर्ग्यू जी कि भाई जैसे आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, ऐसे हमको भी अपना महत्वपूर्ण, तो कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसमें दोनों बात में। तो सर करंट सिनेरियो में अगर देखते हैं, जैसे मतलब जो हमारा कमिटमेंट था उसको इन एनी केस हम फॉलो कर रहे हैं और उसके और अनुभव भी कर रहे हैं, बट जो बिल्कुल जो यू टर्न लिया, जैसे जो करंट ट्रम्प की जो नीति है, जैसे उन्होंने बोला कि ड्रिल बेबी ड्रिल टाइप का जो मॉडल उन्होंने निकाला है, तो उससे कुछ इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ अदर बिल्कुल पड़ेगा। जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक आसान चीज नहीं है कि दुनिया के 197 या जितने भी मुल्क हैं उनको एक एजेंडा के ऊपर तैयार कराना आसान नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें आप ये कहें कि भाई हम मदद करेंगे एक दूसरे की, ये आसान नहीं है। और जब दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी ये कहता है कि मैं तो वापस जा रहा हूं इसमें से, तो उसका सिग्नल तो नेगेटिव जाएगा। लेकिन जो लोग समझदार हैं और जो वाकई ये मानते हैं कि ये समस्या ज्वलंत है, फार रीचिंग इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जैसे मैं अभी किसी जगह गया था, मैं ये कह रहा था कि इस चीज को आप ऐसा मानो सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं रहता, सही बात है, खत्म हो जाएगा जी। लेकिन आपको जो काम करना है वो तो उसकी अहमियत कम नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए आप, क्योंकि और ये मुझे लगता है कि अब देखो इंडिया उस पोजीशन में है कि हम लीडरशिप दिखाएं। ऑलरेडी आप अपने जो 2015 में जो टारगेट्स दिए थे अपने कमिटमेंट्स, उसको आप बढ़ा चुके, वो 40% को आप 50% कर चुके, और एमिशन इंटेंसिटी को आप 30-35% से 45% पे ले आए जी। तो ये तो पूरी दुनिया ने माना है कि भाई इंडिया इज ऑन ट्रैक, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी ऑन ट्रैक, बट द पॉइंट इज इट इनफ? The point is that are the steps that we are taking, are they adequate to deal with the problem? The gravity and the scale of the problem that we are facing, वो ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक एरिया जिसके अंदर बहुत एफर्ट करने की जरूरत है वो है अडेप्टेशन, क्योंकि जो आप लॉन्ग टर्म मेजर्स ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त अडेप्टेबिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अगर पहाड़ों में जाएं तो जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, जो वेजिटेशन आपको 6000 फुट पे मिलता था अब वो 8 पे मिलता है। सही बात है सर, जो 8 पे मिलता था वो 12 पे मिलता है। तो जो लोग उसकी लाइवलीहुड जिस उन चीजों से जुड़ी हुई है वो कैसे कोप करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ना। क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट को आज के टाइम में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मौसम इतना बदल रहा है, आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज देख लिए, तो सब फार्मर्स कैसे उसके साथ कोप करेंगे, एनिमल्स कैसे कोप करेंगे जी। तो ये सब चीजें, और उसमें भी देखिए दोबारा मैं उसी बात पे आता हूँ जी, पशु, पेड़ पौधे, वनस्पति जी, धरती बोल नहीं सकती। सर थोड़ा सा मूव करता हूँ, मतलब जैसे जब आप फाइनेंस सेक्रेटरी के रोल पे थे, मुझे लगता है कि 2 मेजर रिफॉर्म जो कि बहुत ही विजिबल हैं और डॉक्यूमेंटेड भी बहुत ज़्यादा हैं। मेजर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो उसमें मतलब ड्रास्टिक चेंज है फॉर द इंडस्ट्रीज, जैसे जीएसटी। मुझे याद है हम लोगों ने जब पहली बार सुना तो उस समय हम लोग जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज
तीन तीन चीज़ों को के लिए मतलब हम लोग दो के कंसल्टेंट तो एक था, बट एक्साइज के लिए दूसरा कंसल्टेंट भी होता था। व्हेन वी रियलाइज कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो एक अप्रीहेंशन तो होता ही है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। बट अब हम लोग जब देखते हैं तो मतलब वी रियली फाइंड दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज मे बी आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मे बी इनिशिएटिव और द पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हैं, सिस्टमेटिक हैं। लोग बीच में 2017 के आसपास में या एक आध साल कियोस्क जरूर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट और दूसरा सर रिफॉर्म जैसे रेलवेज या रेलवे बजट का जो मर्ज एनुअल बजट के साथ मर्जर वाला है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो जीएसटी वाला पार्ट था, मतलब डू यू रियली फील कि वो इस हिसाब से सेटिस्फाइंग बन जाएगा? बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन रहती है, यू नेवर नो कि कितना कियोटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अपने यहाँ इंडस्ट्री की जो डेमो मतलब जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे कोई मतलब कोई बहुत स्टैब्लिश्ड है तो कोई बिल्कुल भी नहीं है, किसी तो ना कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नए चीज़ के साथ कोप अप करना हाउ डिफिकल्ट इट इज़। So that is one, maybe I think just since you have initiated, you were the curator of that policy, तो मुझे लगता है कि what is your satisfaction level when you see it now? देखिए, पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जो जीएसटी का मसला है, ये कोई किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं है जी, और ऐसा भी नहीं है कि एक साल में होंगे जी। ये मसला यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, ये 20-25 सालों से चल रहा था जी। और जैसा पहले आपने देखा होगा कि पहले ये वैट का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडेड टैक्सेशन, और वैल्यू एडेड टैक्सेशन एंड ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी से हिंदुस्तान में अलग अलग जगह लागू होना शुरू हुआ, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज करती थी स्टेट्स को कि भाई आप भी वैट लगा दीजिए, पे आ जाइए। तो उससे ये जर्नी शुरू होते होते 10-15-20 साल इसको लगे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और इसमें एक बहुत क्रिटिकल जो बात थी वो ये कि स्टेट्स वर गिविंग देयर पावर्स टू अ सेंट्रल अथॉरिटी। जो आप सेल्स टैक्स लगा सकते थे या स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा सकते थे, वो सारे पावर्स आप एक सेंट्रल बॉडी को दे रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें स्टेट्स आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस इन मेनी वेज, तो उनके जो इख्तियारात हैं उनको किस हद तक वो देने के लिए तैयार है। तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है और इसके कंसेंसस इवॉल्व होने में बहुत वक्त लगा। और अल्टीमेटली जब ये 2016 में कंसेंसस बिल्ड हुआ और 2017 में इसको लागू किया गया, तो इसके पीछे 2-3 मूल सिद्धांत थे। एक तो ये है कि यूनिफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, सेकंड ये था कि विल इट ईज कंप्लायंस एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम होगा या नहीं। जैसा आपने कहा कि भाई अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो या दुकानदार हो तो आपको पहले 5 किस्म के फॉर्म भरने पड़ते थे, तो अब वो क्या एक फॉर्म से आपका काम चल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो जाएगा। एक तो ये इशू है जी। तो जिसको आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं या जो स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर इसके अंदर सबसे बड़े गवर्नमेंट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट्स टैक्स रिकवर करते हैं आपसे जी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस भी मर्ज हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस भी मर्ज हो रहे हैं। तो स्टेट्स को ये एक बहुत जस्टिफाइड कंसर्न था कि भाई हमारे टैक्स का जो बेस है और जो हर साल ग्रो होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर इवॉल्व किया गया सबकी सलाह मशवरा से, जिससे उनको एक पहले तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी गारंटी करना है आपको कि आपका जो टैक्स बेस है और उसका रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम नहीं हुआ जी। अगर कम किसी वजह से होता है तो भारत सरकार आपको कॉम्पेंसेट करेगी जी। तो ये एक मैकेनिज्म बनाया गया।
अब ये किस हद तक सक्सेसफुल है, जी दैट इज द क्वेश्चन. सो आई थिंक देयर आर वेरियस वेज ऑफ मेजरिंग द सक्सेस. एक, जो लोग टैक्स पे करते हैं, कि क्या उनके लिए ये मल्टीपल चेन ऑफ टैक्सेस से छुटकारा मिला है. मुझे लगता है काफी ईज हुआ है ये. कंप्यूटराइजेशन हो गया, और कॉस्ट ऑफ टैक्स कम हुआ है, टोटल टैक्स कम हुआ है या नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर रिफॉर्म नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है. जो मल्टीपल रेट्स हैं वो भी एक विवाद का विषय है, कि अगर आप अलग अलग, कोई किसी के ऊपर 5% टैक्स है, किसी के ऊपर 12 है, किसी के ऊपर 18 है, 28 है, सिंग टैक्स है, बहुत किस्म के टैक्स है. तो क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए. तो ऐसे धीरे धीरे इसको और बेटर कर सकते हैं. लेकिन शुरू में जो तकलीफ लोगों को हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, they were not prepared. And when I say they were not prepared, जो इकोसिस्टम था वो तैयार नहीं था. जी जी जी. और मेंटली उनको समझ में भी नहीं आया था कि भाई इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पिछले 6-7 साल में स्टेबलाइज हुआ है. Very stabilized, I think. As a business entrepreneur, we also appreciate. और जो रेल बजट की बात की आपने, वो भी देखिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था. 1924 में रेलवे का बजट सेपरेट हुआ था, और उस वक्त एक हिस्टोरिकल कारण कुछ और था. रेलवे वाज कंसिडर्ड टू बी अ कमर्शियल एंटिटी, और एक सरकारी अदारा ऐसा था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता था, और बाकी गवर्नमेंट से कंपेयर करो तो वो बहुत कम था. इसलिए ये माना गया था कि एक अलग से बजट रेलवे का होना चाहिए. टिकट भी लगती है और पैसा आता है वगैरह वगैरह. और फिर कई 60 साल 70 साल बाद जाके ये महसूस होने लग गया कि भाई अब तो रेलवेज की स्पेंडिंग तो बहुत कम है, उससे बड़े बड़े तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, तो रेलवेज को अलग रखने का क्या औचित्य है. तो इसको भी कई सालों तक बातचीत करके, और फिर अल्टीमेटली 2016 में ये निर्णय हुआ कि भाई इसको अब कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए. क्योंकि रेलवे बजट, people saw that it was nothing but a statement of political intent. उसकी कोई वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं थी, अकाउंटिंग वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं थी. तो why not merge it with the budget, which will take away a lot of political content and political heat out of the railway budget. और जैसे ही गवर्नमेंट का ये फैसला हुआ तो उसकी जो मैकेनिक्स थी उसके ऊपर काम करके, और 2017 का बजट पहला था जिसके अंदर ये कर दिया गया. हिस्टोरिक, मतलब एक तरह से मानिए कि इतने सालों बाद ये बजट मर्ज. हाँ, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग भी इसको समझते हैं. सर आपसे बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है इलेक्शन की बातचीत ना हो तो भी एक मिसिंग लिंक रहेगा. यू हैव वर्कड एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो जैसे हम सब लोगों को लगता है, क्योंकि नॉट ओनली बिजनेसेस में, बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल भी हमें लगता है कि बहुत सारा समय स्टेट इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, या इस तरह के जो इलेक्शंस हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ इलेक्शंस हैं. तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंपोनेंट है, मतलब इट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर लॉन्ग. मतलब व्हाट इज योर मे बी सजेशन और फीडबैक ऑन अडॉप्टिंग दिस मॉडल, और जल्दी क्यों नहीं अडॉप्ट हो रहा है जब हम सब लोग कन्विंस्ड हैं इस मॉडल के लिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि सब लोग कन्विंस नहीं है. और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, और 3 tier स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके कॉम्पोजिशन को समझना बड़ा जरूरी है. मिसाल के तौर पर मेघालय में अगर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो हरियाणा वालों को क्या कष्ट है? आपको तो पता भी नहीं होगा कि वहां इलेक्शन हो रहे हैं. अगर तेलंगाना में इलेक्शन हो रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश वालों को क्या फर्क पड़ता है? हर स्टेट एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल एंटिटी है, उसकी अपनी एक विधानसभा है. अगर उसको 5 साल की साइकिल में जब भी उसका की बारी आती है इलेक्शन हो, उसमें क्या कष्ट है? बट आफ्टर ऑल, कंडक्टिंग इलेक्शन is not like a mechanical process.
कि आप ये समझते हो कि नहीं, अगर अभी पहली बात तो ये कि किसी को नहीं फिगर्स पता कि कितना पैसा खर्च होता है इलेक्शन सरकारी जी मैं दूसरी की बात नहीं करता। फिर ये भी नहीं पता कि अगर आप इकट्ठा कर दोगे कितना बच जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, अगर आप 10-20% पैसा बचा लेते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेट द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शंस एज द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन दैट स्टेट, लेट इट कंटिन्यू द वे इट इज, इट डजंट मैटर। और उसको सिंक्रोनाइज करने में कई सारे इश्यूज हैं। ओके सर, ठीक है, उन इश्यूज से आपकी जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है क्या वो डाइल्यूट होता है या नहीं होता। अब फर्ज करिए कि वन नेशन वन इलेक्शन में किसी स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर सरकार गिर गई बीच में, तो अब क्या करेंगे भाई, वो 3 साल बाकी है इलेक्शन साइकिल में, वन नेशन में इलेक्शन होने में, तो 3 साल तक वहां क्या होगा। क्या वहां प्रेसिडेंट रूल लगेगा, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी, या वहां आप कह रहे हो जैसा कि मैंने सुना है कि वहां पर एक 2-2.5 साल के लिए दोबारा इलेक्शन, इंटरिम इलेक्शन की तरह, तो दोबारा करा रहे हो ना आप, वो भी तो इलेक्शन है। तो मेरे ख्याल नफा नुकसान क्या है इसको बड़ा तसल्ली से समझने की जरूरत है। जी, वेरी नाइस। हाँ, और तभी इसको लागू करना चाहिए। Conducting elections, holding elections is not an exercise for showing off administrative efficiency. It is an obligation which the Constitution has cast for enabling people to exercise their democratic rights. तो ये देखना है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मैनेजरियल कन्वीनियंस ज्यादा जरूरी है या वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव यू हैव सर, थैंक यू सो मच। अब सर मतलब इस कार्यकाल के बाद में आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक में बीपी का भी रोल या स्टेंट प्ले किया है, विच फॉर अस ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आपको मिला होगा। और मतलब वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि जैसे आपने इतने सारे रोल गवर्नमेंट में सीनियर लेवल पे देखे, जब एडीबी जैसे हम लोग इनिशिएटिव या बैंक की बात करते हैं जो कि आई थिंक 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को वो मे बी आई थिंक 200 से 300 बिलियन डॉलर्स का वो लोन या ग्रांट देते हैं, एंड देन दे do lot of good work in this particular region. तो मतलब एक तो है कि जो भी आपने यहाँ पे देखा in terms of the learning and experiences, was it great value to the ADB maybe work? And the second is maybe वहाँ पे जो आपने काम किया देखा, maybe I think some of the examples you might have seen जो कि आपको लगता है कि नहीं शायद इंडिया स्पेसिफिक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट रहा होगा, ऐसा कुछ एग्जांपल है? तो 2 चीजें मैं आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो 40 साल का पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस है जी, उस तजुर्बे का एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या फायदा हुआ, एक तो ये सवाल। हाँ सर। तो एक अगर चीज मैं कहना चाहूँ तो ये है कि हिंदुस्तान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत काम किया। हमारे यहाँ पीपीपी मॉडल जो है वो तकरीबन 1997-98 चल रहा है। इंडिया इज अ पायनियर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये मॉडल कैसे बाकी देशों में लागू हो सकता है और अलग अलग सेक्टर में लागू हो सकता है। एक तो ये बहुत अहम बात इसलिए भी है कि आइंदा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतने पैसों की जरूरत है पूरी दुनिया में और एशिया में खास तौर से कि सरकारों के बस की नहीं है कि सरकार ये पैसा खर्च कर सके। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना अनिवार्य है। आज तक अगर आप पूरी दुनिया की ग्रोथ को एनालाइज करें, ग्लोबल ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्राइवेट सेक्टर हैज स्पेंट मोर कैपिटल देन गवर्नमेंट्स, राइट जी। सो how do you attract the private sector?
to spend more and more money, especially in infrastructure, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल है ज्यादातर। तो उसके लिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बहुत एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स मॉडल है। तो हिंदुस्तान से कई देशों को ये एक्सपोर्ट किया गया, लर्निंग गई है। आपने दूसरा कहा कि भाई वहां से हमने क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, एक जो चीज मैं कहूं कि कई कंट्रीज की जो रीजनल कोलैबोरेशन, विच मीन्स दो कंट्रियों का आपस में कोलैबोरेशन, वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, जिससे ये है कि कैसे हम अपने अपने इकोनॉमिक एडवांटेज को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाओस पीडीआर में एक विंड पावर प्लांट लगता है। लाओस पीडीआर में उस बिजली की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहां हवा है। उस प्लांट की सारी बिजली वियतनाम में जाती है, क्योंकि वियतनाम को बिजली चाहिए। तो और लाओ पीडीआर के लिए एक इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो गई, और दूसरे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो हो गई। तो इस किस्म के जो रीजनल कोलैबोरेशन के एवेन्यूज हैं, वो एक मिसाल है। और हमको भी देखना चाहिए कि भाई हमारे रीजन के अंदर कैसे हम एक माहौल ऐसा पैदा कर सकते हैं जिसमें हम, इसमें ये नहीं देखना कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, एक दूसरे का फायदा कैसे हो सकता है। और ये भी नहीं कि हम आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या आप हमको एक्सप्लॉइट करिए, म्यूचुअल बेनिफिट। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बात है सर। लेट अस से आप, इफ यू वर टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू मे बी एक 25 साल का कोई नवयुवक है जो कि एनवायरमेंटल पॉलिसी में कुछ काम करना चाहता है, तो क्या सजेशन होगी आपकी उसके लिए? देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं एनवायरमेंट सेक्रेटरी था तो एक बार बिजनेस CII ने मुझे अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बुलाया। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी आप अपनी मिनिस्ट्री को कहिए कि ये बिजनेस फ्रेंडली रहे। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई विल टेल माई मिनिस्ट्री टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोवाइडेड यू टेल मी दैट बिजनेस विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विल बी बिजनेस फ्रेंडली इफ बिजनेस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो एक तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। अब क्या चीज है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई यंगस्टर को समझ में आनी चाहिए, तो कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे जो 3 R's है ना, रिड्यूस, रिसाइकल वगैरह, रीयूज, मैं कहता हूं कि इसमें एक चौथा R बहुत क्रिटिकल है एनवायरमेंट के लिए, रिफ्यूज। जिस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं मत यूज करें। मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ये चीज समझ लें कि मैं किसी भी चीज को इसलिए नहीं इस्तेमाल करूं क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं, मैं सिर्फ उस चीज को इस्तेमाल करूं जो मेरी जरूरत की, तो दुनिया के ऊपर एनवायरमेंट का लोड बहुत कम हो सकता है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर। बस मे बी आई थिंक मुझे तो एक रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल 5-6 स्मॉल 1 वर्ड आंसर्स के लिए। तो पहला है कि मे बी योर फेवरेट बुक कौन सी है, और द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड? देखिए, किताबें तो मैं बहुत पढ़ता हूँ जी, और मैं आपको ये कहता हूँ फेवरेट ऑथर। अच्छा सर। फेवरेट बुक नहीं जी, और वो भी 3 है मेरे जी, एक नहीं है। अरे वाह सर। विलियम शेक्सपियर जी, मिर्जा गालिब जी, और कबीर। अच्छा, अगर ये तीनों आपने पढ़ के उनका ग्रहण कर लिया तो बेड़ा पार। बेस्ट सिटी दैट यू विश टू गो बैक एवरी नाउ एंड देन? जयपुर। जयपुर, बिकॉज आपका होम टाउन है। वेरी नाइस। सस्टेनेबल हैबिट, जो कि लास्ट सस्टेनेबल हैबिट जो आपने अडॉप्ट की है? कम से कम चीजों को इस्तेमाल करें। और एक चीज और मैं आपको, हालांकि ये आपका रूल ब्रेक हो रहा है जी, जिस चीज से आपको लगाव है ना, उस चीज को छोड़ना सीखो। अगर मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पर कोई
गिफ्ट देता हूँ। जी। तो मुझे अपनी पसंद की जो मेरे पास चीजें हैं उनमें से एक चीज आपको दे देनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई किताब दे रहा हूँ तो मुझे अपनी लाइब्रेरी में से ढूंढ के कि यार ये किताब इस इंसान के लिए अच्छी है, तो मैं अपनी लाइब्रेरी से आपको एक किताब दे दूँ। तो उससे एक तो मेरे लाइब्रेरी की स्टॉक कम होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये समझ में आएगा कि आप मेरे लिए कितने अहमियत। हाँ बिल्कुल अहमियत रखते हैं। वेरी नाइस। नई बुक सर आपकी कब आ रही है? अभी उसका कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन है, वो कुछ हो रहा है। स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी क्या है आपके लिए? स्ट्रेस बस्टर? हाँ। म्यूजिक। अरे वाह। यू सिंग ऑल्सो? एवरीबडी सिंग्स। अच्छा सर। एंड अगर आपको रिबर्थ का एक तरीके का ऑप्शन दिया जाए तो विच सिटी दैट यू विल फील दैट यू शुड टेक द बर्थ इन दैट सिटी, जयपुर के अलावा? आई थिंक आई वुड लाइक टू बी बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? यस। अरे वाह। आउटडोर। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मुझे पर्सनली आपके लाइफ लेसन्स, आपकी जर्नी से बहुत सीखने को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि सर के एक्सपीरियंसेस से उनकी लाइफ जर्नी अपने आप में एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू, और मुझे लगता है कि आई श्योरली रिकमेंड एवरीवन टू गो थ्रू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मर्म और स्पर्श और बिल्कुल ह्यूमन लेवल पे वो बुक्स लिखी गई हैं। एंड आई रियली फील कि आप सब लोगों के लिए वो बाय द वे ये हिंदी में भी आ चुकी है। हिंदी में भी आ चुकी है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर। तो हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सर की तीनों बुक्स के बारे में जरूर लिखेंगे। आप लोगों से आशा है कि आप सब लोग उनके बुक्स को पढ़ें, और ऑल्सो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक कमेंट, सजेशंस और एनी क्वेरीज, प्लीज आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखें। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन social@greentree.global। सर के लिंक्डइन प्रोफाइल को भी हम लोग उसमें टैग करेंगे। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद सर, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट प्रोफेशनली। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन।